गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपका SA1 का हिस्ट्री का जो कोर्स है और पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने ज्योग्राफी सेक्शन की ओर। ज्योग्राफी सेक्शन में आपका 4th लेसन है क्लाइमेट। बहुत से लोगों को आशा है कि ज्योग्राफी का कुछ कोर्स कम हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी का कोई भी लेसन आपका कम नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी में आपका लेसन जो कम हुआ है तो डू यू नो या फिर जो एक्टिविटीज़ आपकी होती है अलग अलग, जैसे ये है अभी, इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमको मैप रीडिंग तो आता ही है, तो उसकी तो प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक मैप दिया है जो ब्राज़ील का है, और उसमें हमने ब्राज़ील के क्लाइमेट को आपको अंडरस्टैंड करके ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज़ द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। अगर हमने इस मैप को अच्छे से पढ़ा तो इस सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैप है या एज ए होमवर्क आप अपने कॉपी में करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में ये जो आपकी क्रॉस सेक्शन ब्राज़ील फिजियोग्राफी है जो नीचे के साइड में दी हुई है, इसको भी आप करने की कोशिश करें। ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मैप कैसे पढ़ना है और मैप के आंसर कैसे देने हैं ये अभी आपको आता है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर इंडिया का मैप हमको दिया है रेनफॉल एंड टेम्परेचर का। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये भी आपको एज ए होमवर्क करने हैं। अगर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड का ऐसा समझ रहा है कि मैम ने तो होमवर्क दे दिया, किया नहीं किया तो भी चलता है, तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको आएंगे ये 4 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, सिर्फ एक वर्ड, सेंटेंस भी नहीं, अगर आपने एक वर्ड लिख दिया बराबर से तो आपको मैप रीडिंग के मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो निगलेक्ट मत कीजिएगा। जो होमवर्क आपको बताया गया है वो बहुत ध्यान से और अच्छे से कीजिएगा। हम अभी अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। Study the graph given in the figure 4.4 and answer the following question. In which month is the highest temperature found in all 4 cities? कौन से मंथ में हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर की रेड लाइन है, मिनिमम टेम्परेचर की ब्लू लाइन है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको मैप पढ़ना है तो सबसे पहले इंडेक्स देखो, और इंडेक्स को देखकर मैप को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मैप रीडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की लाइन देखिए और मंथ देखिए, तीनों इसमें कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिख रहा है, वो आपको उसमें से ढूंढ के निकालना है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटीज। रेनफॉल देखिए, ग्रीन जो बार दिख रहे हैं आपको स्टेटस में वो रेनफॉल के है, तो कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। व्हेन डज ब्राज़ील हैव इट्स रेनी सीजन। रेनी सीजन कब होता है ब्राज़ील का, वो देखिए। कौन सा महीना ऐसा है जहाँ पे ये चारों जो शहर के आपको मैप दिए हैं उसमें रेन दिखाई देता है, वो आपको बताना है। विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाउ मच इज़ इट। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से सिटी में होता है, उसका टेम्परेचर का रेंज देना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो दे जेनेरियो। रियो दे जेनेरियो में जो मैप आपको दिया है टेम्परेचर और रेनफॉल को देख के आपको क्या लगता है कि किस टाइप का वहाँ पे ये रहा होगा, क्लाइमेट रहा होगा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences the wide range of climatic variation in climate. For example, near equator it is hot, while temperate type of climate is found in near Tropic of Capricorn. Brazil gets rainfall from southeast trade winds and northeast trade winds. अब जो ब्राज़ील का हमने देखा है उसका लैटिट्यूडनल जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। देखिए इस तरह से आड़े में हॉरिजेंटली
ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल पार्ट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए ब्राज़ील में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों ही ब्राज़ील से होके गुजरते हैं। तो ऑफ कोर्स इक्वेटर के पास का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं तो टेम्परेट टाइप होगा, ठीक है। और ब्राज़ील को जो रेनफॉल प्राप्त होता है वो दो टाइप के विंड से होता है। एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मतलब जो साउथ और ईस्ट की तरफ से आते हैं, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कि जो नॉर्थ ट्रेड की तरफ से आते हैं। और इसमें एक कॉमन बात है, ये दोनों ईस्ट की तरफ से ही है, वेस्ट की तरफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसून की जो हवाएं होती है वो हमेशा समुंदर किनारे से आती है, और हमको पता है कि ब्राज़ील का पूरा समुंदर किनारा ईस्ट के साइड में ही है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इधर के साइड में आपको मिलेगा ही नहीं, जबकि हमारे इंडिया में इधर के साइड से, मतलब नॉर्थ साइड से भी ईस्ट साइड से भी आता है और वेस्ट साइड से भी आता है, ठीक है। लेकिन ब्राज़ील में एक साइड से ही विंड आता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से। पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंडेड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। द escarpment act as an obstruction to the winds coming from sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. Beyond the highland, the effect of these winds get reduced. As a result, the rainfall is minimal. अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हाईलैंड्स, अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे फिजियोग्राफी में, देखिए आप, हाँ ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 15 पे जो मैप है वो देखिए। हमको कहा गया है कि इंडिया ब्राज़ील में जो हाईलैंड्स है उसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो हवाएं आती है, जो मानसून हवाएं होती है जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वो रोक लिया जाता है। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये यहाँ पे है, दिख रहा है? ये जो पार्ट है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का है। तो यहाँ से जो हवाएं आती है इधर के साइड से और इधर के साइड से, ये पूरा ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का जो पट्टा है, इससे क्या होता है, रोक ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेन दिखाई देता है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेन आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, रेनफॉल 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ये ओरोग्राफिक रेनफॉल आपका हो चुका है। ओरोग्राफिक रेनफॉल माने क्या होता है कि जो मानसून लाइडन हवाएं है वो किसी ऊंची चीज़ से जब रोकी जाती है तो ऊपर के साइड में, मतलब अगर यहाँ पे एक पहाड़ी है, हाईलैंड मतलब थोड़ा सा ऊंचा भाग, पहाड़िया भाग, तो ऊपर के साइड में वो नीचे जाती है जैसे, और वहाँ पे रुक कर फिर सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है ब्राज़ीलियन हाईलैंड में, ठीक है। क्योंकि वो कैसे ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकती, हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती बादल, क्योंकि एक तो मॉइस्चर लैडन होती है तो उनका भार ज़्यादा होता है मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। तो थोड़ा ऊपर जाते ही ठंडी हो जाती है, फिर वो प्रिसिपिटेशन कर देती है, और इस तरह से ब्राज़ीलियन हाईलैंड में हमको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। जब हवाओं में मॉइस्चर कम हो जाता है तब वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड को पार करके आगे जाती है, लेकिन तब तक बारिश का जो ज़ोर है वो कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको और समझ में आना है तो हम देखेंगे कोकण किनार पट्टी। कोकण किनार पट्टी में हमको दिखता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है महाराष्ट्र में। एक्चुअली कोकण में पहली बारिश होती है, बाद में हमारे यहाँ पे बारिश आती है विदर्भ साइड महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि जब से हवाएं वहाँ से समुंदर से निकलती है तो कोकण किनार पट्टी में, पश्चिम घाट, वहाँ पे वो हवाएं रोक ली जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ पे बारिश सबसे पहले होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वहाँ का मॉइस्चर हवा का कम हो जाता है, इसीलिए कोकण किनार पट्टी पे ज़्यादा बारिश होती है और हमारे यहाँ पे कम। सेम ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में जो मॉइस्चर लैडन हवाएं आती है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से, उसको हाईलैंड रोक लेता है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो किनार पट्टी से लग के है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और फिर आगे जब वो हवाएं जाती है तो मॉइस्चर कम होने की वजह से वहाँ पे कम बारिश होती है। द रीजन इज़ अ रेन शैडो रीजन
This region is called drought quadrilateral. Considering the temperature of the Brazil, the north part of Brazil is hot. भाई अब यहाँ तक हम समझेंगे कि दिस रीजन इज कॉल्ड डॉट क्वाड्रिलेटरल. अब कौन सा रीजन एज अ रिजल्ट रेनफॉल इज मिनिमम, दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन. अब ये तो बात आपको पता है कि जैसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल आता है उसके बाद हवाओं में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो बारिश का जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा. ठीक है, और फिर वो जब आगे जाती है तो ये जो रीजन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है हाईलैंड के बाद का, हाईलैंड में तो अच्छी खासी बारिश हुई, उसके बाद का जो रीजन है उसको डॉट क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे पूरा मॉइस्चर प्रेसिपाइट हो गया, तो यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से इसको रेन शैडो रीजन कहा जाता है. और यहाँ पर वो डॉट क्वाड्रिलेटरल है, मतलब यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. Considering the temperature in the Brazil, the north part of Brazil is hot, while the temperature in the southern part are comparatively lower. Seasonal variation are found in this pattern. Near the equator at Brazilian coast, temperature does not vary much. ओके, तो हमको ये बात बताया गया है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ब्राज़ील का टेम्परेचर में भी बहुत वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं. ऑफ कोर्स इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा गर्म होगा. वैसे ही हम जब साउथ पार्ट में आते हैं तो साउथ पार्ट में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जब हम बढ़ते हैं तब हमको टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर दिखाई देता है. ठीक है, सीजनल वेरिएशन भी इसमें फाउंड होते हैं. ऑफ कोर्स फाउंड होंगे. जहाँ पे हॉट है, जहाँ पे हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी तो दिन ज़्यादा बड़ा रखा होगा, या टेम्परेट रीजन में उस हिसाब से दिन छोटा रहता होगा. उसके बाद हमको ये बताया गया है कि नियर इक्वेटर ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच. ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास इक्वेटर होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता, उसमें वेरिएशन नहीं दिखती, वो जितना है उतना ही रहता है. ठीक है, टेम्परेट रीजन में कैसे होता है, ठंडी का मौसम आता है तो टेम्परेचर गिरने लगता है. ठीक है, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा वो बढ़ते लगता है. लेकिन जब इक्वेटर की हम बात करते हैं ना, जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, वो ब्राज़ील हो और कोई हो, वो वहाँ पर ना टेम्परेचर का ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं दिखाई देता. वो जितना है मैक्सिमम उतना ही रहेगा. ठीक है, in the coastal region near the equator in Brazil, difference in temperature are negligible. The wind move in the vertical direction in the region. Similarly, the converge zone of the trade winds is weak here. As a result, cyclone are not formed. That is why tropical cyclone rarely visit the coastal Brazil. अब यहाँ पे क्या होता है, हमको ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ये क्यों रीज़न आता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट इन कोस्ट ऑफ ब्राज़ील. ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब साइक्लोन, हवा धुंध, जिसको हम वादळवार हमारे यहाँ पे हमेशा जो होता है वो ब्राज़ील के कोस्ट पर, किनार पट्टी पर दिखाई नहीं देता, बहुत ही कम या रेयरली दिखाई देता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ट्रॉपिक ऑफ वहाँ पे इक्वेटर है, ब्राज़ील के कोस्ट को लग के इक्वेटर है. तो हमने अभी देखा था कि इक्वेटर पर ज़्यादा हमको टेम्परेचर कम ज़्यादा दिखाई नहीं देता. क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि रेज़ जो है सन की वो बराबर पूरे साल एक जैसी गिरती है. ठीक है, इतना पक्का है आपको, इतना आपको समझ में आता है. अब साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे. साइक्लोन फॉर्म होते हैं हवा के दबाव और टेम्परेचर के कम उतार से. ठीक है, साइक्लोन हमेशा समुंदर में फॉर्म होते हैं. जब एक जगह का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हवाएं जब गोल गोल फिरती है, तो हवा जब गोल गोल एयर जब गोल गोल घूमती है, जब साइक्लोन को एकदम तैयार हो रहा था छोटा सा, तो वो गोल गोल घूमने लगती है समुंदर में, तो हवा गर्म हो जाती है. तो गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, बाकी की जो ठंडी हवाएं होती है आजू बाजू की, वो अपनी तरफ खींचती है. और ऐसे खींचने से थोड़ा सा और बड़ा और बड़ा और बड़ा वो गोल गोल चक्कर तैयार होता है. और फिर इस तरह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय तत्व, तैयार होता है गोल गोल बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने की वजह से, कि वहाँ पे एक साइक्लोन तैयार होता है. तो इसमें हमको टेम्परेचर दिखाई देता है. एक तो ठंडा टेम्परेचर जो आजू बाजू की हवाओं में है,
और गर्म टेम्परेचर जो बीच की हवा में है। लेकिन इक्वेटर अगर कोस्टल एरिया के पास है तो ठंडे और गर्म का सवाल ही नहीं आता। मैंने पहले ही बताया कि इक्वेटर के पास पूरे साल भर एक जैसा ही तापमान रहता है। अगर तापमान ही एक जैसा है, थोड़ा सा ठंडा हवा, थोड़ी सी गर्म हवा अगर हमको मिल ही नहीं रही है तो साइक्लोन तैयार ही नहीं हो सकता। और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट ऑफ ब्राज़ील को सबसे कम दिखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम होता है इक्वेटर पास होने की वजह से, जबकि साइक्लोन टेम्परेचर के चढ़ उतार के वजह से होता है। ठीक है। द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। द इक्वेटर passes through the northern part of the country. The temperature is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 to 28 degree. The climate is cooler in the highland because it is proximity in the sea. The coast experience mild and humid climate. The Amazon Valley receives around 2000 mm of rainfall, while northern eastern coast receive 1000 to 1200 mm रेनफॉल। अब यहाँ पे बताया गया है कि भले ही इक्वेटर हमारा गुजरता है कहाँ से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ऊपर के साइड से। ठीक है, ऊपर के साइड से, नॉर्थ पार्ट में से इक्वेटर गुजरता है, थोड़ा सा ऊपर के साइड से। लेकिन बाकी का जो पार्ट आपको दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे ब्राज़ील का, ये जो पार्ट है यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये आपकी इक्वेटर की लाइन है। तो अगर यहाँ से इक्वेटर गुजरता है तो इसका मतलब है कि बाकी का जो पूरा पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में आता है ना। इक्वेटर का जो आजू बाजू का पार्ट है, इतना पार्ट छोड़े तो आधे से ज़्यादा पार्ट ब्राज़ील का वो टेम्परेट रीजन में आ रहा है। ओके, द टेम्परेचर इज़ मोर इन दिस रीजन। तो इक्वेटर जहाँ से गुजरता है वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा ही खासा ज़्यादा ही होगा। द एवरेज टेम्परेचर इन अमेजॉन वैली इज़ 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट कूलर इन हाईलैंड। तो अमेजॉन वैली का टेम्परेचर हमको यहाँ पे कितना दिया है, 25 डिग्री to 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हाईलैंड्स का कितना दिया है, उससे कम। क्यों? क्योंकि हाईलैंड जो है वो ब्राज़ील के किनार पट्टी से लग के है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने देखा कि बारिश भी ज़्यादा होती है और सी कोस्ट से लग के है, इसलिए उसका टेम्परेचर देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी के पास होने की वजह से द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और उसकी वजह से ये जो कोस्टल एरिया है वो ज़्यादा कूलर होता है बाकी के हिसाब से, क्योंकि समुंदर लग के है और ह्यूमिड होता है। ठीक है, द अमेजॉन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 mm रेनफॉल। जो अमेजॉन वैली है, जहाँ से अमेजॉन का जंगल लगता है, वहाँ पे 2000 mm रेनफॉल होता है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स 1000 to 1200 mm रेनफॉल, जबकि कोस्टल एरिया में 1000 to 1200 mm रेनफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील ख़त्म हुआ है। अब हम जाएंगे इंडिया की ओर। द इंडियाज़ क्लाइमेट, और ये हम बाद में देखेंगे। इंडिया यहाँ तक हम डन करते हैं आज। ठीक है।